जय हिंद, वंदे मातरम। आज एसएसटी का क्लास चला रहे हैं, ठीक है। जो जैक द्वारा, ठीक है, जैक द्वारा जो एसएसटी का न्यू सिलेबस है, एसएसटी का जो न्यू सिलेबस है उसी के अनुसार हम क्लास आपको दे रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि चैप्टर तो हम आपको बताए ही थे कि पाषाण काल पढ़ना है, हड़प्पा पढ़ना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म सब पढ़ना है। लगभग हिस्ट्री के लगभग टॉपिक यानी कवर हुआ है उसमें, ठीक है, जेटेट का लेवल 2 के एग्जाम में। और ये क्लास जो चल रहा है लेवल 2 का चल रहा है, ठीक। तो ये हड़प्पा सभ्यता क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता देखिए, वैसे हड़प्पा सभ्यता का बहुत सारा कहानी आप लोग जानते होंगे, लेकिन उन कहानियों में ये हड़प्पा का जो टॉपिक है, हम वैसा टॉपिक हड़प्पा को लेकर आए हैं कि जहाँ पर जेटेट और अन्य टेट में जो पूछा जाता है लगभग वही चीज़ लेकर आए हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए हैं हम कि आपका एनसीईआरटी इंक्लूड हो, तो लगभग एनसीईआरटी का बात को ही हम हड़प्पा सभ्यता में लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को देखें, इससे नोट्स करें। वैसे पीडीएफ इसको हम डाल ही दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो आप इसको देखें, अभी प्रॉपर आप देख लें। देखने के बाद जो आपको टेलीग्राम में पीडीएफ पहुंचेगा वहां से आप इसका नोट्स बना लें। चूंकि ये जो हम डिजाइन किए हैं सिलेबस का, ये आपका जेटेट के लिए स्पेशली है। जेटेट के लिए क्यों स्पेशली है? क्योंकि टेट में जो पूछा जाता है वही है, और ज़्यादातर हम एनसीईआरटी की बात किए हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है आपका, एनसीईआरटी आपका जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ये हड़प्पा सभ्यता को हम लेकर आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझेंगे हम लोग सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता एकदम बेसिक से चलेंगे। तो बेसिक से चलने का मतलब है सबसे पहले कि हड़प्पा सभ्यता का अर्थ क्या होगा, ठीक। देखिए, इसका अर्थ, शब्द का अर्थ अलग चीज है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है प्राचीन भारतीय जीवन शैली, ठीक। हड़प्पा सभ्यता क्या था? एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली था। क्या था? एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली था। मतलब ये जो हड़प्पा जो है, हड़प्पा का अगर नाम समझें तो यह स्थान का नाम है, ठीक। क्या, कहाँ का नाम है? स्थान का नाम है। और यह स्थान कहाँ है? यह स्थान फिलहाल पाकिस्तान में है, ठीक। यह स्थान पाकिस्तान में है। तो आज से कुछ समय के पहले, मतलब अंग्रेज के ज़माने में जब थे हम लोग, उसी समय हड़प्पा सभ्यता का हमको पता चला कि हड़प्पा सभ्यता जैसा कोई चीज़ है हड़प्पा स्थान में। तो उस जगह का खुदाई हुआ और एक बहुत बड़ा सभ्यता मिला। और यह सभ्यता का कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये सभ्यता जो है, इसका समय 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 2500 BC टू 1700 BC, ठीक। तो हम लोग कुल मिला के हड़प्पा में क्या क्या पढ़ेंगे? वैसे हड़प्पा के पीडीएफ पूरा बनाए, एक करके पीडीएफ आपको हम शब्द समझाने वाले हैं, ठीक है। जो परीक्षा में पूछेगा, कहानी नहीं है ये, परीक्षा में पूछने वाला कहानी बनाए हैं, ताकि आप जो है इसको पढ़ करके और एग्जाम में ठीक ठाक कर सकें, ठीक है। तो देखिए, हड़प्पा में 2-3 चीज मेन है, ठीक है। सबसे पहले तो हड़प्पा का स्थल को आप जान लें। स्थल या प्रमुख केंद्र के नाम से जाना जाता है, ठीक। और हड़प्पा की खोज में कुछ खोजकर्ता का नाम आप जान लें, ठीक है। कुछ खोजकर्ता का नाम आप समझ लें। तो ये 2 चीज अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए हड़प्पा समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, खोजकर्ता का नाम। इसके बाद समय तो बता ही दिए, ठीक। हड़प्पा सभ्यता क्यों है? क्योंकि यहां से जो अवशेष मिले, खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले, इस अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा एक सभ्यता था जो दुनिया का सबसे पुराना सभ्यताओं में से एक है। उस समय और सभ्यता थे, ठीक है। मिस्र के सभ्यता था, मेसोपोटामिया का सभ्यता था। तो इन सभी सभ्यताओं के बीच ये भी था, लेकिन कार्बन डेटिंग के अनुसार ये माना गया कि हड़प्पा सभ्यता अन्य सभ्यताओं से भी कुछ पुराने समय का रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं स्थल, ठीक। तो स्थल का मतलब क्या है? तो स्थल में ध्यान रखिए, अगर देखो हड़प्पा सभ्यता में जो है 3 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। कौन कौन देश आते हैं? एक भारत हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, ठीक, और एक अफगानिस्तान हो गया, ठीक। तो 3 देश में हड़प्पा सभ्यता पूरा फैला हुआ है। तो प्राचीन भारतीय जीवन शैली के नाम से हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं हम लोग। तो इसमें जो स्थल जो होगा, क्या बता रहे हैं? स्थल जो होगा, इस स्थल में भारत में कौन कौन से शहर, भारत में कौन कौन से राज्य हड़प्पा सभ्यता में शामिल है? तो बात करें तो पहला जम्मू का, ठीक। दूसरा पंजाब, तीसरा
तीसरा है गुजरात, चौथा राजस्थान, पांचवा हरियाणा, छठा उत्तर प्रदेश और सातवां महाराष्ट्र। ये भारत के राज्य हैं जो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले, यानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले और हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक जो साक्ष्य मिले हैं वह गुजरात में मिला है, ठीक है, गुजरात में मिला है। वैसे एक क्रम वाइज हम पीडीएफ में आपको दे ही रहे हैं, ये मोटा मोटा कुछ बात है कि जम्मू, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में हड़प्पा स्थल है, पाकिस्तान में और क्या है, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, ठीक, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में चहुंदड़ो है, चहुंदड़ो है, ठीक है। ये अफगानिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान में है मांडीगक, ठीक है। तो फेमस कुछ नाम है, यानी स्थल में ये सब आते हैं। और शेष अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला, तो हड़प्पा सभ्यता में समझिए खाने पीने का साक्ष्य मिला, ठीक है, खाना का साक्ष्य मिला। किसका साक्ष्य मिला, खाना का। किसका साक्ष्य मिला, पशु का। किसका साक्ष्य मिला, खिलौना का, ठीक है। किसका साक्ष्य मिला, चांदी, तांबा, ठीक है बहुत सारे मतलब कुछ धातु भी मिला। इस तरह हम समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली का सभ्यता था, जिसमें भारत के यानी भारत के लगभग 7 शहर यानी 7 राज्य, पाकिस्तान के 4 से 5 अन्य स्थान और अफगानिस्तान का 3 से 4 स्थान उसमें भी शामिल है, ठीक है, डेटे के अनुसार माना जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में कुछ खोजकर्ता का नाम आप एकदम एग्जैक्ट समझें। देखिए हड़प्पा सभ्यता में खोजकर्ता में सबसे पहले नाम आता है 1826 चार्ल्स मेसन, ठीक। दूसरा नाम आता है जो इंपॉर्टेंट नाम है, देखिए 1921 में, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है। उसके बाद देखिए 1921 में 2 चीज है, 2 चीज पूछेगा, दयाराम साहनी और जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, ठीक। तो ये जॉन मार्शल का मतलब है कि ये पुरातत्व विभाग के, ध्यान रखिए जॉन मार्शल, जॉन मार्शल जो है पुरातत्व विभाग के तत्कालीन समय में महानिदेशक थे, ठीक है। तो इन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य हो रहा था। तो क्वेश्चन कहीं कहीं मिल जाएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो कहीं कहीं जॉन मार्शल का नाम भी मिलेगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट जो है दयाराम साहनी को याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें तो आगे क्या है, आगे है एक नाम और 1922 राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, बोर्ड थोड़ा गड़बड़, राखल दास बनर्जी ठीक है। तो अब इसका कहानी यह है कि हड़प्पा सभ्यता मिला कैसे। तो हड़प्पा सभ्यता मिलने का क्रम जो है, प्रोसेस जो है, ये 1826 से चलता है, ठीक है। ये 1826 जो है, ये एनसीईआरटी किताब जो है 12th किताब में ऐसा है, ठीक। ये 1826 जो है ये यह बताता है, चार्ल्स मेसन जो है ये था उसी समय, इन्होंने क्या देखा कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो कुछ ईंट एक स्पेशल जगह से निकाल के जा रहे थे। तो इन्होंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखा, तो लास्ट में इन्होंने देखा क्या कि पहले से वहाँ ईंट, पका हुआ ईंट है। तो ये जिक्र किए थे कि वहाँ कुछ है, ठीक है। तो वहाँ के बाद जो है, वहाँ के बाद कुछ और इसका कहानी है, लेकिन यहाँ सीधा सीधा जो एनसीईआरटी बता रहा है 1826 के बाद हम लोग 1921 में आएंगे, ज़्यादा वैल्यू 1921 का है। तो प्रथम के तौर पर 1826 चार्ल्स मेसन को समझेंगे और उसके बाद तुरंत 1921 में समझेंगे दयाराम साहनी या तो जॉन मार्शल, ठीक है। तो ये 4 लोगों का नाम आपको खोजकर्ता में कम से कम याद रखना है। 3 नाम और है जिसको हम नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं, उससे प्रश्न कम पूछते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता कुछ कुछ हम लिख के बताने का प्रयास किए, बाकी सब पीपीटी में पीडीएफ में हमारा पहले से इंक्लूड है। अब एक एक करके बात को हम लोग समझते चले जाएंगे। तो ये हड़प्पा सभ्यता में अगर इतना चीज अगर आपको समझ आ रहा है तो हड़प्पा सभ्यता आगे आपको अच्छा से समझ में आएगा। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक बार और इसको देखिए और इस पर नोट्स बनाइए आप कि हड़प्पा सभ्यता में खोजकर्ता में किसका नाम है, हड़प्पा सभ्यता में स्थल का क्या नाम है, हड़प्पा सभ्यता का टाइमिंग क्या है, ठीक है। तो समय, खोजकर्ता और स्थान ध्यान रखिए। हड़प्पा सभ्यता का समय, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता में किनका नाम ट्रेंडिंग में चलता है, हड़प्पा सभ्यता में स्थल कौन है, पानी प्रमुख केंद्र क्या है, इसको समझिए, ठीक है। बाकी आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे और चीजों को सीखेंगे, लेकिन कम से कम हड़प्पा सभ्यता में इतना बात आपको याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए, जिससे आपको हड़प्पा का जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से कर सके, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग पीडीएफ की ओर। देखिए
अब यहाँ से जो एनसीईआरटी बता रहा है हिंदू घाटी सभ्यता के बारे में, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है, ठीक है। ये सिंधु नदी के बगल का ही सभ्यता है, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। तो क्या बताया गया? बताया गया हिंदू घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्राचीन सभ्यता है। यह ताम्र पाषाणिक कालीन सभ्यता है, ठीक है। ये ताम्र पाषाणिक मतलब पाषाण काल, ठीक है, ताम्र पाषाणिक सभ्यता है जो उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, देखिए 3 देश का नाम हम पहले बताए थे, तो अफगानिस्तान में है हड़प्पा सभ्यता का स्थल, पाकिस्तान में भी है और उत्तर पश्चिम भारत में भी है। तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों में फैला हुआ एक सभ्यता है। लिखता है प्राचीन विश्व के 3 प्रमुख सभ्यताएं हैं, कौन कौन? मिस्र, मेसोपोटामिया एवं सिंधु घाटी। सिंधु घाटी मतलब हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का और एक और नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज नहीं होइए, कहीं कहीं हड़प्पा मिलेगा, कहीं कहीं सिंधु घाटी मिलेगा। इन सभ्यताओं में सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए बार बार क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहा है, हड़प्पा पढ़ रहे हैं लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता, चूंकि दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, एक ही सभ्यता का 2 नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल सकते हैं या तो हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं, ठीक। आगे देखिए लिखता है हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के नाम से जाना जाता है, या तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग देखें, तो इस पीपीटी में क्या पढ़े? इसमें पढ़े कि सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता जो है इसमें 3 देश इन्वॉल्व हैं, कौन कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। ये 3 देश में हड़प्पा सभ्यता का केंद्र था, यानी हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण 3 देश में मिलता है। सबसे ज्यादा जो है भारत का गुजरात शहर है उसमें मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। अब देखिए इसका उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में समझिए। उद्भव बताया जा रहा है कि वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल सन 1921 में महानिदेशक थे पुरातत्व विभाग के कौन थे? ये महानिदेशक थे, मतलब यहां लिख देते हैं पुरातत्व विभाग के महानिदेशक। बात समझ पा रहे हैं आप? मतलब महानिदेशक का मतलब है कि पुरातत्व विभाग को कंट्रोल कर रहे थे और इन्हीं के देखरेख में हड़प्पा कालीन का जो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ इन्हीं के देखरेख में हुआ। लेकिन जो नाम आता है पुरातत्व विभाग के महानिदेशक में जॉन मार्शल का, लेकिन जो उत्खनन करने में जो नाम आता है वह किनका नाम आता है? दयाराम साहनी का, दयाराम साहनी। क्लियर है? तो 2 नाम आपको मिले, कितने नाम मिले? 2 नाम मिले, एक जॉन मार्शल और एक दयाराम साहनी। दोनों का टाइमिंग क्या है? 1921। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते चले जाएंगे। 1921 में मार्शल भी मिल सकते हैं और दयाराम साहनी भी मिल सकता है, ठीक है। आगे लिखता है प्रथम हड़प्पाकालीन स्थल को उत्खनन की खोज की इस प्रकार, पहले हड़प्पाकालीन स्थल की खुदाई के बाद उससे संबंधित इमारत और अन्य वस्तुएं मिली, ठीक है। हड़प्पा में जब खुदाई हो रहा था तो इमारत और अन्य वस्तु मिला, जिसमें संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान हुआ। इस सभ्यता की सबसे स्वीकृत समय क्या माना गया? सबसे स्वीकृत समय माना गया 2500 से 1750, वही भी जो 1700 बोल रहे थे, 1750 बीसी, ठीक। तो आगे क्या बताया गया? इसमें आगे बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान, देखिए हड़प्पा क्या है? हड़प्पा एक स्थान का नाम है जहां पर खुदाई हुआ, तो खुदाई में मिला क्या? सभ्यता, इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या? हड़प्पा सभ्यता। और सभ्यता का हिंदी मीनिंग अगर हिंदी में थोड़ा सा और उसका वर्णन करें तो सभ्यता का मतलब क्या होता है? जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका, संस्कृति, ठीक है। तो हड़प्पा कालीन स्थल के जब खुदाई हुआ तो इमारत मिला, अन्य वस्तु मिला। और इसमें क्या है कि इसका जो समय जो बताया गया, समय के बात अभी भी बोले हैं 2500 बीसी से, ठीक है, 1750 या 1700 बीसी, ठीक है, यानी ईसा के जन्म के पहले, ठीक है, उनके जन्म से लगभग 2500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का टाइम माना जाता है। और यहां थोड़ा सा लिख भी दिए हम कि कार्बन डेटिंग के आधार पर। देखिए और टाइम चलता है हड़प्पा सभ्यता में, और आप अगर और राइटर को पढ़ेंगे तो कुछ और टाइम बताया जाएगा, लेकिन सबसे जो प्रमाणिक जो समय है वो 2500 से 1750 माना जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रहा है? जॉन मार्शल और दयाराम साहनी साथ साथ चलेंगे, क्लियर है? चलिए नोट्स आप जरूर बनाएंगे इसका। अब देखिए स्थल के नाम में देखिए कहां कहां है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तृत था। उत्तर में मांडा मतलब जम्मू कश्मीर का भी नाम बताए थे, दक्षिण में दयामाबाद जो महाराष्ट्र का दयामाबाद, ठीक है, पूरब में आलमगीरपुर यानी उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम में सुतकांडेडोर
सुतकांगे डोर जो अफगानिस्तान में पड़ता है तक फैला हुआ था। मतलब कहाँ तक, ध्यान रखिए, जम्मू से लेकर आपका यानी अफगानिस्तान तक। कहाँ से, जम्मू से लेकर अफगानिस्तान तक ये पूरा हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। ठीक है, ये बहुत बड़ा सभ्यता था, बहुत ज़्यादा एरिया को कवर किया था ये यानी सभ्यता। आगे देखिए, लिखता है हड़प्पा कालीन शहर कौन कौन है, पंजाब, सिंध प्रांत, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो आलमगीरपुर बोल रहे हैं, बालूचिस्तान तथा अफगानिस्तान में पाए गए हैं। तो बालूचिस्तान का मतलब क्या, वही पाकिस्तान। बालूचिस्तान का मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान हुआ। ठीक है, तो पाकिस्तान का जगह का नाम मिला, राजस्थान भारत का मिला और अफगानिस्तान तो है ही। हालांकि हड़प्पा का सर्वाधिक नगर कहाँ मिले, गुजरात राज्य में मिला। ठीक है, गुजरात राज्य मतलब भारत का एक राज्य है। ठीक है, तो ऐसा। आगे चलें, आगे क्या बताया गया, बोलता है नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। नगर को, ठीक है, जो जितने नगर हैं उसको ना 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। और बताया क्या गया कि पश्चिम भाग छोटा था। कौन सा भाग छोटा था, पश्चिम भाग छोटा था। देखिए ये सब जितना हम यहाँ मार्क कर रहे हैं ना उसको आप आराम से समझें। अब देखिए परीक्षा में प्रश्न क्या पूछता है, अभी तुरंत पता चल जाएगा। क्या लिखा, पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिम भाग छोटा था लेकिन कहां बना था, ऊंचाई पर बन रहा था मकान। ऊंचा और निचला स्थान, दो स्थान पर वहां पे घर बनाए जा रहे थे। ठीक है, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। अब देखो इसमें क्या पूछेगा, बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता में पश्चिमी भाग कैसा था। ठीक है, तो छोटा था। ठीक है, और उसके बाद पूर्वी हिस्सा कैसा था, तो पूर्वी हिस्सा बड़ा था। लेकिन यह निचले क्षेत्र में था, जो बड़ा क्षेत्र था वो कहाँ था, निचले क्षेत्र में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। ध्यान रखें, ऊंचाई वाले भाग को क्या बोला गया, ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग बोला गया। ठीक, नगर दुर्ग बोला गया। और निचले हिस्से को निचला नगर, जो निचला हिस्सा में घर बन रहा था उसका नाम क्या पड़ा, उसका नाम पड़ा निचला नगर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहे हैं आप। जो ध्यान रखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो नगर पाए गए ना, उस नगर का जो स्ट्रक्चर हुआ कैसा है कि कुछ लोग जो है ये घर कहाँ बना रहे थे, उच्च स्थल यानी उच्च स्थल में, कुछ लोग नीचे में बना रहे थे। तो जो उच्च स्थल यानी उच्च स्थल में जो घर बन रहा था, जो घर था उसका नाम नगर दुर्ग है। और जो निचला स्थान में घर बन रहा था उसका नाम क्या पड़ा, निचला नगर नाम पड़ा। ठीक है, दोनों हिस्सों में 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। अब नगर दुर्ग हो या निचला नगर हो, दोनों में 4 दीवारी यानी बाउंड्री किया गया था। और ये बाउंड्री कैसा था, ये पक्की ईंट का था। जो आज के जमाने में जो पक्की ईंट है उसी टाइप का ईंट से पूरा 4 दीवारी किया हुआ था। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए, आगे क्या बताया। आगे बता रहा है, देखो यहां लिखा है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगान भी कहीं कहीं शब्द मिल जाएंगे। तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। क्या मिला, अग्निकुंड मिला, जहां संभवतः यज्ञ किए जा रहे थे। ये यज्ञ किया जा रहा था। तो यज्ञ वर्तमान में कौन सा धर्म में चलता है, तो हिंदू धर्म में चलता है, हिंदू संस्कृति में चलता है। तो यह माना गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो भी लोग थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो प्रचलन था धार्मिक कर्मकांड में, यह हिंदू परंपरा से मिलता जुलता है। ठीक, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े अन्नागार भी मिला। अन्नागार बोले तो अन्न रखने का स्थान। ठीक है, अनाज रखने का स्थान। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, ठीक है, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिलते हैं। लगभग हर एक जगह अन्नागार मिला है। कुछ स्थान को छोड़ दें तो लगभग पाकिस्तान में मिला, भारत में भी मिला। ठीक है, और भारत के बहुत सारे राज्यों में मिल गया अन्नागार। तो ये इसका कहानी है। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या लिखा गया। आगे बोलता है कि नगरीय जीवन कैसा था। ठीक है, नगरीय जीवन कैसा था, तो नगरीय जीवन कैसा था, ध्यान रखिए, हड़प्पा सभ्यता को ना एक हड़प्पा सभ्यता जो है वह कौन सा सभ्यता माना गया, इसको नगरीय सभ्यता माना गया। क्या माना गया, नगरीय सभ्यता। ठीक है, नगरीय सभ्यता क्यों माना गया, नगरीय सभ्यता इसलिए माना गया कि यहाँ का जो रहन सहन और जो घर बनाने की जो तरीका है और पानी निकालने की जो तरीका है वो सभी आज के शहर है उसी के टाइप से है, सेम। तो नगर का विशेषता अधिक है
हड़प्पा सभ्यता में, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहने के बाद नगरीय सभ्यता भी नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि वहां के लोग आज के नगर के जैसा जीवन जी रहे थे और उनका घर बनाने का तरीका, उनका नाली बनाने का तरीका, ठीक है, वो सभी नगरों से मेल खाता है, नगरों से मिलता जुलता है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। अब देखिए वहां जीवन कैसा था? नगरीय जीवन था, ठीक है, गांव का जीवन नहीं था, नगर वाला जीवन था, ठीक। अब देखिए सैंधव समाज का क्या मतलब है, यानी सिंधु घाटी में रहने वाले लोगों को सैंधव समाज कहा गया। सैंधव सिंधु शब्द से बना सैंधव समाज, ठीक है। ये मातृ प्रधान था। देखिए आज का हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, हड़प्पा सभ्यताओं के जो समाज था वो मातृ प्रधान था, ठीक। नगरों के भग्नावशेषों से पता चलता है कि शहर के लोग विलासपूर्ण, शहर के लोग कैसे जी रहे थे? विलासपूर्ण, मतलब ऐसो आराम से जी रहे थे, जीवन जीते थे, तथा भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था, मतलब अलग अलग वर्ग का अस्तित्व था, मतलब अलग अलग वर्ग का अस्तित्व था। ये नगरीय जीवन। और नगरीय जीवन में पढ़ते हैं, देखिए क्या क्या पता चल रहा है। और नगरीय जीवन में क्या क्या है? बोलता है समाज में व्यापारी वर्ग सबसे प्रभावशाली था। सबसे प्रभावशाली कौन लोग था? वहां का राजा नहीं, वहां का पुरोहित नहीं, कौन लोग सबसे ज्यादा प्रभावशाली था? व्यापारी वर्ग। आगे लिखता है कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे। कृषक, शिल्पकार, मजदूर कैसे लोग थे? सामान्य लोग थे। तथा चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी शिक्षित वर्ग के थे, ठीक है। सामान्य मतलब ये सब पढ़े लिखे नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर होता था, पुरोहित होता था, जो अधिकारी होता था, वह पढ़े लिखे लोग होते थे, ठीक। उस समय में और क्या पता चला कि लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ध्यान रखें, वस्त्र का नाम मिल गया। कैसे कैसे वस्त्र का प्रयोग किया जा रहा था? सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया जा रहा था। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के अवशेष यहाँ यानी अवशेष मिला, ठीक है। और यहाँ दास प्रथा के संकेत देते हैं, ठीक है। हड़प्पा जो है यहाँ पर क्या मिला? श्रमिकों का बस्ती मिला, जो लेबर लोग है उसका अलग से बस्ती मिला। तो इससे पता चलता है कि वहां दास प्रथा रही होगी। आगे है, अब हड़प्पा सभ्यता में लोग खान पान के बारे में देखिए। बताता है हड़प्पा सभ्यता के लोगों में शाकाहार और मांसाहार दोनों का प्रचलन था, ठीक है। संभवतः शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे। देखिए दो पॉइंट है इस पेज में। क्या पॉइंट बताया? कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे। कैसे थे? शाकाहारी भी होते थे और मांसाहारी भी, दोनों तरह के लोग जो आज ही पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण का भी प्रयोग करते थे और अपने कीमती चीज जो है अपने पास रखते थे। और इन नगर में क्या होता था? लिपिक लिखने वाला जो मुहरों पर लिखते थे, ठीक है, मुहरों पर लिखते थे। और मुहर कैसे पाए गए? पत्थरों के पाए गए। देखिए भारतीय इतिहास का सबसे जो पहला जो नगर है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एकदम इसको पढ़ें और इसको समझें, कैसा हो भी सिलेबस हो, ये हड़प्पा सभ्यता लगभग होता ही है, ठीक है। अब देखिए अगला जो विशेषता है हड़प्पा सभ्यता का, अगला जो विशेषता है, ये विशेषता सी में क्या बताया कि विशेषता इसका जो है भवन, नाले और सड़कें। ध्यान रखिए भवन, नाले, सड़कें कैसा था? ये नगर के स्टाइल में था, इसीलिए तो इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? नगरीय सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का भवन, यहाँ का नाले और यहाँ का सड़क जो है वो आज के आधुनिक शहर जैसा रहा है, ठीक। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। तो 1 या 2 मंजिला घर जो है ये नगर होने का प्रमाण देते हैं। उनके निर्माण के लिए पक्की ईंट, घर का निर्माण कैसे हो रहा है? पक्की ईंट से, जो आज भी हमारे यहाँ होता है, प्रयोग किया जाता था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर कैसे बनाए जाते थे? कमरे। ये समझिए कि घर है, ठीक है, और घर तो बाउंड्री वाला होता था यहाँ, और घर के बीच में पहले आंगन, ठीक है, और उसके बाद रूम बनाए जा रहे थे, ठीक है। घर का डिजाइन इस शेप में मिलता है। आगे है, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। ध्यान रखिए, ठीक है, नहाने का एक अलग रूम है, ठीक है, तो स्नानागार अलग होता था। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, यानी स्नानागार और कुआं 2 चीज और मिल गया, ठीक। ये भवन, नाले और सड़क का बात है। आगे देखिए, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। इसी पॉइंट में आगे देखिए क्या लिखा गया। लिखता है हड़प्पा कालीन नगरों के भवन 3 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। कौन कौन भवन? आवासीय भवन, विशाल भवन तथा सार्वजनिक स्नानागार या अन्नागार, ठीक। तो ये पॉइंट बता रहा है
कि ये जो भवन है, रहने के जो घर जो बनाया गया उसके ना 3 अवस्था है। कौन कौन? एक है आवासीय भवन, आपका आवासीय भवन मतलब रहने का भवन। दूसरा है आपका विशाल भवन। विशाल भवन का मतलब क्या है? जो सामूहिक प्रयोग में लाए जाते थे। और एक है या तो स्नानागार, ठीक है, या तो अन्नागार। तो 3 तरह का भवन मिला। कितने तरह का भवन मिला? 3 तरह का भवन मिला। एक भवन ऐसा था, ये जो आवासीय भवन ऐसा है कि यहां पर लोग खुद से रहते थे। विशाल भवन का मतलब क्या है? ये सामुदायिक भवन टाइप से होता था, जहां पर लोग को ना ये सामाजिक और सामूहिक काम करना हो तो विशाल भवन का प्रयोग करते थे। और जब यन रखना हो और स्नानागार का जब बात हो तो इनका एक अलग भवन होता था। तो 3 तरह के भवन का प्रमाण मिलता है, ठीक है। आगे बताता है कि कई नगरों में ढके हुए नाले थे। ध्यान रखिए, नाला ढका हुआ, ठीक है। नाला कैसा मिल रहा है? ढका हुआ। इन्हें सावधानी से सीधे लाइन में बनाया जाता था, सीधे लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ढलान रहेगा तब तो पानी बहेगा। तो इतने बुद्धि वाले थे हड़प्पा सभ्यता वाले। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे इतने बुद्धि वाले थे कि पानी कैसे बहाना है, पानी कैसे बहाना है, घर कैसे बनाना है, कितना उन्नत किस्म का काम कर रहे हैं सब। आगे देखिए, अब आगे बोल रहा है कि घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ एक साथ किया जाता था, ठीक है। मतलब प्लानिंग के तहत क्या बनाया जा रहा था? घर। क्या बनाया जा रहा था? नाले और सड़क। यानी घर, नाला और सड़क तीनों जो है, तीनों का बनाना एक साथ होता था। तीनों एक साथ बनाए जा रहे थे, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से, मतलब प्लानिंग करके बनाए जा रहे थे, ठीक। कच्ची सड़कें थी, प्रायः एक दूसरे के समकोण पर काटता था तथा नगर को आयताकार खंडों में विभाजित करते थे, ठीक है। मतलब जो भी शहर था ये आयताकार खंड में विभाजित हो रहा था। कैसा हो रहा था? आयताकार खंड में विभाजित हो रहा था। इस टाइप का ये पूरे भूमि पर शहर चलता था। आगे देखिए, अब अगला है कला और शिल्प का कहानी है। तो कला और शिल्प का कहानी क्या है? पुरातत्वविदों को हड़प्पा के नगरों से जो चीज मिली उनमें अधिकतर क्या मिला? पत्थर मिला, शंख मिला, तांबे मिला, कांसे मिला, सोना और चांदी जैसी धातुओं यानी धातुओं से बनाए गए थे, ठीक है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से भी गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो देखिए, कला और शिल्प में इतना सारा चीज है। कला और शिल्प में क्या मिला, ठीक है। तो पुरातत्वविदों को हड़प्पा के नगर से जो चीज मिला है उसमें से शंख भी मिला, पत्थर मिला, तांबा, कांसा, सोना, चांदी का सभी का प्रमाण मिला। और कुछ गहने मिले, कुछ बर्तन मिले, ठीक है। चांदी से भी गहने और बर्तन बनाए जाते थे उस समय। चांदी और जो है चांदी के और सोने के ना गहने और बर्तन बनाए जा रहे थे। कब? हड़प्पा समय में, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता आगे देखिए, बताता है हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। अभी तो बताया मुहरें जो लिपि उसमें लिखने का काम कर रहे हैं, तो पत्थर का मुहर बन रहा था। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। ये जो मुहर जो बन रहा था उसमें जो मुहर में जो चित्र होता था वह जानवरों का मिलता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। तो काले रंग से डिजाइन करते थे लेकिन वह लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी मिट्टी का बर्तन का प्रमाण मिलता है, ठीक। अब देखिए क्या लिखा गया। यह लिखा गया कि संभवतः ईसा पूर्व 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास खेती होती थी। ध्यान रखिए, मेहरगढ़ का बात मिला। किसका बात मिला? मेहरगढ़ भी और पाषाण काल में बताएंगे आपको। पाषाण काल जब पढ़ाएंगे तो मेहरगढ़ में कपास खेती होने का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिला। चांदी का एक फूलदान के ढक्कन भी मिला, ठीक है। तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए मिले। समझ रहे बात को कि चांदी के एक फूलदान के ढक्कन भी मिला और कुछ अन्य तांबे की वस्तु से चिपके हुए कुछ सामान भी मिल गया वहां। पक्की मिट्टी तथा फेन से बनी, ठीक है, तकलियां और सूत कताई के संकेत देते हैं। मतलब सूत कताई के संकेत का मतलब है जब कपास हो रहा था, जब कपास का प्रमाण मिला, ठीक है, और ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र पहनने का प्रमाण मिला तो सूत काटने का भी औजार मिला होगा। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता में और क्या मिला। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में उद्योग का, यानी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में उद्योग देखिए क्या क्या था। उद्योग के तौर पर क्या क्या मिल रहा था। लिखता है हड़प्पा के लोग के प्रमुख उद्योग इंडस्ट्री कैसा था? कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना, बढ़ईगिरी, भवन का निर्माण, ठीक है, धातु को भी बना, यानी हाथी के दांत द्वारा, यहाँ दांत होता सीधा हाथी से, यानी हाथी के दांत से वस्तुओं का निर्माण,
मूर्ति निर्माण, आभूषण निर्माण आदि थे। ठीक है, यहाँ नाव बनाने के भी साक्ष्य मिले। ये जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, ये तो पुरानी हिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो हड़प्पा सभ्यता का जो रोल है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता में उद्योग के तौर पर इतना सारा काम लोग वहाँ के कर रहे थे। क्या क्या कर रहे थे लोग वहाँ कपड़ा भी बुन रहे थे उस समय में, बर्तन भी बना रहे थे। ठीक है, बर्तन मिट्टी के भी मिले और धातु के भी बर्तन मिले। ठीक है, बड़े गिरी के काम भी कर रहे थे, भवन भी बना ही रहे थे, चूंकि ईंट है तो भवन तो बना ही रहे थे लोग। ठीक है, धातु कर्म यानी धातु से बहुत कुछ बनाया जा रहा था, गहना बनाया जा रहा था, बर्तन बनाया जा रहा था, खिलौने बनाए जा रहे थे, हाथी के दांत से भी वस्तु बनाया जा रहा था। जहां तक जो उनको समझ में आ रही थी वो हाथी के दांत से भी कुछ वस्तु बना रहे थे। उसके बाद क्या बना रहे थे, मूर्ति का निर्माण भी कर रहे थे, आभूषण भी बना रहे थे। ठीक है, और यहाँ नाव बनाने का साक्ष्य मिला। क्या बनाने का साक्ष्य मिला? नाव बनाने का साक्ष्य मिला। नाव बनाने का साक्ष्य का ये मतलब है कि हम लोग जो व्यापार कर रहे थे, हम लोग जो ट्रेड कर रहे थे विदेशों से, ये नाव के द्वारा ही संभव था। अन्य सभ्यता है, या तो मेसोपोटामिया हो या मिस्र हो, वैसे ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता जो है मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है वहाँ से मिलता जुलता जो टेक्स्ट है, इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया से हम लोग व्यापारिक गतिविधि रखे थे। और ये सोना चांदी का जो बात है वो इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ नाव था और नाव से हम व्यापार के लिए जाते थे और व्यापार के कार्य के लिए नाव का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो नाव बनाने का साक्ष्य भी मिला। चलिए अगला पेज हम लोग देखते हैं उद्योग के बाद देखेंगे हम लोग कि व्यापार क्या था। व्यापार क्या था? हड़प्पा में लोगों को बहुत सी वस्तुएं अथवा सामान वहीं उपलब्ध थे। हड़प्पा के लोगों को बहुत सी वस्तुएं क्या है कि वहीं हड़प्पा में ही सब कुछ मिल जाता था, कुछ नहीं मिलता था, उसको हम लोग खरीद के लाते थे, आयात करते थे। लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ वे दूर दूर से आयात करते थे। ठीक है, क्या बताया गया कि तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य वस्तु जो है, बहुमूल्य पत्थर जो है वो हम लोग आयात करते थे। क्या कर रहे थे? आयात कर रहे थे। आगे देखें तो आगे बताता है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ठीक है, कहां से? राजस्थान से मंगा रहा था ये सब तांबा। तथा ये पश्चिम एशियाई देश, ठीक है, पश्चिम एशियाई देश ओमान से तांबे का, ठीक है, आयात किया जाता था। तांबा कहां मिला? राजस्थान से भी ला रहा था उस समय के लोग, और ओमान जो देश है वहां से भी तांबा ला रहा था। ठीक है, तो दो जगह से तांबे लाने का प्रमाण मिलता है। ये व्यापारिक गतिविधि है, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक गतिविधि है। और क्या व्यापार कर रहे थे? थोड़ा सा देखिए, लिखता है कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टीन का, ठीक है, टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जा रहा था। जो कांसा बनाने में जो टीन का प्रयोग करते थे, ठीक है, वह कहां से आ रहा था? टीन कहां से आया? टीन ईरान से भी आता था और टीन जो है अफगानिस्तान से भी आता था। ठीक है, और यह टीन क्यों बनाते थे, क्यों हम लोग लाते थे? क्योंकि हमको कांसा बनाना होता था। क्यों? क्योंकि हमको कांसा बनाना होता था। आगे है सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ध्यान रखिए, सोने का आयात कहां से कर रहे थे? कर्नाटक से। कहां मिला? कर्नाटक। अब बहुमूल्य पत्थर का आयात कहां से कर रहे थे? बहुमूल्य पत्थर का आयात हम लोग गुजरात से कर रहे थे, ईरान से कर रहे थे और अफगानिस्तान से कर रहे थे। ठीक है, ये सब ट्रेड कर रहे थे हम लोग, ये सब बिजनेस कर रहे थे, व्यापारिक गतिविधि है, ये सब व्यापारिक गतिविधि है। आगे देखिए, ये व्यापार के बाद आता है हड़प्पा सभ्यता में कृषि, कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कृषि का क्या कंडीशन था, कृषि कैसा था। तो कृषि के बारे में बताता है, लोग नगरों के अतिरिक्त गांवों में भी रहते थे। आज का भी भारत उसी तरह, आज का पूरा दुनिया इसी तरह है, गांव में भी कुछ लोग रहते हैं, शहर में भी लोग रहते हैं। दो तरह का रहन सहन का तरीका हमारे यहाँ है, गांव में भी रहना और शहर में भी रहना। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हड़प्पा सभ्यता में भी था। वे अनाज उगाते थे। कौन? जो गांव में रहते थे वो क्या करते थे? अनाज उगाते थे। आज के भी लोग यही काम करते हैं, जानवर भी पालते थे, जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। ध्यान रखिए, आज भी तो यही हो रहा है। कृषि वर्ग क्या करे? कृषि वर्ग आज भी गांव में रह करके अनाज उगाता है और जो शहर वाले लोग होते हैं वो खाते हैं। ये चीज़ जो आज जो है ये हड़प्पा सभ्यता में भी था। क्यों? जो गाँव वाले जो लोग होते थे ना, तो जो अनाज उपजाते थे वही जो शासक वर्ग था, ठीक है, लेखक वर्ग था, पढ़ा लिखा आदमी, और दस्तकारी जो कर रहा था, ठीक है, दस्तकारी जो हाथ से सामान बनाता था, दस्तकारी, तो खाने का सामान देता था। कौन? ये गांव से जाता था और कृषि उपज होता था, यानी कृषि से होता था। आगे देखिए, कृषि में आगे और क्या बताया? कृषि में आगे बताया जा रहा है, पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, तीन चीज मिला,
गेहूं, जौ, दालें, और क्या मिला अनाज में? मटर मिला, धान मिला, तिल मिला और सरसों मिला। ठीक, तो जो कृषि का जो क्षेत्र में कितने उन्नत काम कर रहे थे हम लोग, गेहूं भी उपजा रहे थे, जौ भी, दाल भी, मटर भी, धान भी, तिल भी, सरसों भी उगा रहे थे। ठीक, उस समय जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हल का प्रयोग किया जाएगा, जो कि लकड़ी से बने होते थे। इन क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए थे। सिंचाई के लिए भी लोग कुछ तरीके अपनाए थे। उसी समय पानी का संचय किया जाता था। ध्यान रखें, पानी का संचय का भी प्रमाण मिला हमें, और आवश्यकता पड़ने पर उस पानी से फसल की सिंचाई की जाती थी। ये कृषि का टर्म है। कृषि में हम लोग लगभग अनाज को उपजा रहे थे, और जो खेत जोत रहे थे वो लकड़ी के हल से जोत रहे थे, और बारिश का पानी हम लोग बचाते भी थे, संचय भी करते थे, क्योंकि हमको खेत को पटाना होता था, तो खेत में पानी जाए इसके लिए हम लोग संचय भी कर रहे थे। मतलब हूबहू जो आज के स्टाइल में हम लोग जो कृषि कार्य करते हैं, ये काम हड़प्पा सभ्यता में भी हो रहा था। आगे देखिए, आगे कृषि में और क्या मिलता है। कृषि में बस इतना ही है। अब आगे देखिए कि धार्मिक जीवन कैसा है। आगे ये हम देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन कैसा है। तो धार्मिक जीवन कैसा है, बोलता है हड़प्पा संस्कृति के लोग मानव, ध्यान रखिए किसकी पूजा कर रहे हैं, मानव के रूप में, पशु के रूप में, वृक्ष के रूप में, ये 3 प्रकार से लोग पूजा कर रहे हैं। कितने प्रकार से पूजा कर रहे हैं? 3 प्रकार से पूजा कर रहे हैं। ठीक, और तीनों प्रकार से भगवान की उपासना करते थे, मतलब मानव, वृक्ष और पशु। हड़प्पा के लोग का धार्मिक जीवन हिंदू जीवन पद्धति से मिलता जुलता है। ये प्रश्न बन जाएगा कि हड़प्पा के लोग जो थे वह जो जीवन पद्धति जो है वह किससे मिलता जुलता है, हिंदू से, ईसाई से, कोई और धर्म से? तो हिंदू धर्म में आपको टिक लगाना पड़ेगा। धार्मिक जीवन, और देखिए धार्मिक जीवन में क्या क्या बताया गया। बताया गया कि हड़प्पा के पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां, ठीक है, मिट्टी का मूर्ति मिला, पत्थर की छोटी मूर्ति मिला, मुहर मिला, पत्थर निर्मित लिंग मिला और योनि भी मिला। ठीक है, बृहदांडों पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृ देवी, ध्यान रखें धार्मिक विचारधारा कैसा था, मातृ देवी, पशुपतिनाथ, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक, ठीक है, पशु जल आदि की पूजा की जाती थी। मतलब ये जो पूजा की जो स्टाइल है वो हूबहू जो हिंदू धर्म में आज जो हिंदू जीवन शैली में जो चलता है कि जल को पूजना, पशुओं को पूजना, लिंग को पूजना, पशुपतिनाथ मतलब भगवान शंकर जी का पूजा। तो ये जो पूजा का जो क्रम है, ये जो धार्मिक जीवन में जो बताया कि आज के हिंदू संस्कृति से मेल खाता है, हूबहू मेल खाता है। ठीक, आगे क्या बोला, बोलता है हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक मिला, चक्र के साक्ष्य मिले। क्या मिले? चक्र के साक्ष्य मिले, चक्र मिला, जो सूर्य पूजक प्रतीक है। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला? स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य मिले, जो सूर्य पूजा के प्रतीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। वो भगवान पर विश्वास कर ही रहे थे, साथ में जादू टोना भी और तंत्र मंत्र का भी कार्य कर रहे थे। आगे चलिए, आगे क्या मिलता है। तो देखिए अभी जो पढ़ा है ना, ये हड़प्पा सभ्यता का विशेषता आप लोग पढ़ें। क्या पढ़ें? हड़प्पा सभ्यता का विशेषता पढ़ें आप पहला टर्म में। ठीक, दूसरा टर्म है यहाँ हड़प्पा सभ्यता के स्थल। वैसे हम तो लिखे हैं, अब यहाँ शहर के साथ और चीज़ों के साथ हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। अब जो हड़प्पा सभ्यता में स्थल हम तो लिखाए ही हैं। क्या क्या लिखाए थे? पंजाब लिखाए, ठीक है, पंजाब लिखाए, राजस्थान लिखाए, हरियाणा लिखाए, उत्तर प्रदेश लिखाए, जम्मू लिखवाए आपसे, और महाराष्ट्र भी लिखने बोले। ठीक है, तो 7 शहर का नाम, 7 राज्यों का नाम लिखे। ठीक है, उसी में से जो महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके सीखते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे। तो महत्वपूर्ण स्थल को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो पहला स्थल जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, ये इसको जो है हम लोग हड़प्पा सभ्यता का राजधानी भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा का क्या बोला जा रहा था? राजधानी भी बोलते हैं। ठीक, बोलता है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ध्यान रखें, मोहनजोदड़ो से क्या मिला? मृतकों का टीला, मतलब मरे हुए लोगों का जो कंकाल मिला, और एक जगह में कई सारे मिले, ठीक है, टीले के रूप में मिले।
तो इसका नाम क्या पड़ गया, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो सिंधी भाषा में होता है वो मृतकों का टीला होता है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर था। क्लियर बात। मोहनजोदड़ो कहाँ मिला, पाकिस्तान में मिला। ठीक है, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में मिला और लरकाना जिला में मिला। ये पूछ देगा क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का मतलब मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है, तो लरकाना कौन देश में स्थित है, तो पाकिस्तान। कौन सा प्रांत में, तो सिंध प्रांत, ऐसा। ठीक है, नदी के किनारे प्रमुख नगर था, प्रमुख नगरों में से एक था मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में हुई। अभी तो बताए थे ना कि मोहनजोदड़ो खोज 1922 में हुई और किनके द्वारा किया गया, राखालदास बनर्जी के द्वारा। आगे देखिए, आगे बताते हैं मोहनजोदड़ो में विशाल जलकुंड बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने स्नानागार, ठीक है, महान स्नानागार का नाम दिया। मतलब अच्छा स्नानागार था, लंबा चौड़ा था। ठीक है, सार्वजनिक प्रयोग किया जा रहा था स्नानागार का। इस नगर की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। विशाल अन्नागार का मतलब क्या है, ये इमारत मतलब भवन है और बहुत लंबा चौड़ा अन्नागार है। तो तीन तरह का भवन तो बताइए, एक आवासीय मिल रहा था, एक स्नानागार ही है और एक विशाल भवन मिल रहे थे। विशाल भवन सामूहिक काम के लिए, आवासीय रहने के लिए, और जो अन्नागार और स्नानागार मिला ये भी विशाल भवन के अंदर ही होता था, जिसमें अन्न अनाज को रखे जा रहे थे। और एक स्नानागार भी है उसी में साथ में, जहाँ पर नहाने का काम हो रहा था। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड उतना ही था। अब देखिए धौलावीरा, ये कहाँ है, गुजरात में। धौलावीरा एक नगर है। ठीक है, कहाँ, गुजरात का नगर है। ये कच्छ प्रदेश के उत्तरी भागों में धौलावीरा, ठीक है, एक प्राचीन महानगर था। इस नगर में कुछ अवशेष मिले। ठीक है, अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों यानी पत्थरों से खुदाई पाया गया। तो हड़प्पा का जो लिपि है उसी के अनुसार वही लिपि में जो है धौलावीरा नगर में मिलता है। अब आगे देखिए धौलावीरा के बारे में क्या क्या बताया। चलिए इतना ही है। अब धौलावीरा के बाद लोथल, क्या बताया, लोथल नगर गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले की भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिए, धौलावीरा और जो लोथल दोनों गुजरात में पाए गए। ठीक है, तो कहाँ है लोथल जो नगर है, ये लोथल नगर कहाँ, भोगवा नदी के किनारे मिला। इस नगर में मुहरे और मुद्रांकन, ठीक है, कुछ सर्वाधिक भंडार गृह मिले। ठीक है, मुहर का सर्वाधिक जो भंडार गृह यही मिला, लोथल से मिला। इस नगर से प्राप्त अवशेषों से यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पर रहने वाले लोग 1800 ईसा पूर्व चावल उगाते थे। ध्यान रखिए, यहाँ चावल उगाने का मिला कब, 1800 बीसी में मिला। यानी 1800 बीसी का बात है कि चावल मिल चुका था यहाँ लोथल में। लोथल कहाँ का महानगर है, गुजरात का। कौन सा नदी, तो भोगवा नदी के किनारे था। आगे देखिए, कालीबंगा, कहीं कालीबंगान मिल जाएगा आपको, एक ही चीज है। लिखता है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति का अवशेष, हल के निशान, प्रतीकात्मक समाधियां प्राप्त हुए। ठीक है, तो कालीबंगा में क्या क्या मिला, कालीबंगा में जो मिला ये हल के अवशेष मिलते हैं, हल के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, तो ये महत्वपूर्ण स्थल था। तो महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन था, थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं और एक बार में देखिए, शायद आपको एक साथ दिख जाए, शायद एक साथ दिख जाए। तो महत्वपूर्ण स्थल में कौन मिला, मोहनजोदड़ो। ठीक, दूसरा कौन मिला, दूसरा मिला है धौलावीरा, तीसरा मिला है लोथल। ठीक है, और चौथा मिला है कालीबंगा। तो ये कालीबंगा नहीं होता, मतलब 4 नगर बहुत खास है एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से, और परीक्षा में ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों से कुछ न कुछ पूछ देगा कि धौलावीरा में क्या मिला, तो इसमें क्या मिला, हड़प्पा लिपि के अक्षर का पत्थर मिला। लोथल में क्या मिला, लोथल में मुहर का सर्वाधिक भंडार गृह मिले। कालीबंगा में क्या मिला, यहाँ हल के अवशेष प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो में क्या मिला, मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान में हर मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता था। और मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला, क्या मिला, विशाल स्नानागार और अन्नागार मिला। तो चारों शहर है, चारों नगर में कुछ एक एक बात याद रखिए, ट्रेंडिंग टॉपिक याद रखिए, परीक्षा में यही सब पूछता है। अब आगे देखें, तीसरा टॉपिक हम हड़प्पा सभ्यता से करने जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी सभ्यता के अंत का रहस्य। ये लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में समझाइए। तो देखिए यहाँ जो तीसरा पॉइंट है हमारा ये है, लगभग 3900 वर्ष पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। जितना भी नगर जो बताए, यानी लोथल बताए, मोहनजोदड़ो बताए, ठीक है, कालीबंगान बताए,
धोलावीरा बताए, इन सभी शहरों को, इन सभी नगरों को जो हड़प्पावासी जो थे वह छोड़ चुके थे। क्यों छोड़े कुछ पता नहीं। लेखन, मुहरे और बांटों का प्रयोग बंद हो गया, ठीक है, लेखन मुहर का सारा प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गई, आयात भी नहीं हो रहा था। मोहनजोदड़ो में सड़क पर कचड़े के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गए और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ध्यान रखिए क्या बताया गया, ये बताया गया अचानक छोड़ दिया गया, ठीक है। और मोहनजोदड़ो के जो सड़क है उस सड़क में क्या हुआ, कचरा भी जम गया और जल निकास की जो प्रणाली है वो सब डैमेज होने लगा और सड़क पर झुग्गीनुमा, ठीक है, झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कुछ पता नहीं। ये अचानक बदलाव पुरातत्वविदों के अनुसार हुआ। आगे देखिए, आगे बताया कि कुछ विद्वानों ने, मतलब कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई, अन्यों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसी कारण हो सकता है ईंट पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती होगी और नहीं मिला, इसलिए सभ्यता खत्म हो गया। यह भी एक किंवदंती है, ठीक है। अतिरिक्त मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई होगी, तो ध्यान रखें चारागाह समाप्त हुआ, इसको भी बताया गया। बाढ़ आ गया होगा यह भी पता चला। ईंट पकाने के लिए ईंधन की कमी होना यह भी एक कारण माना गया। और क्या कारण माना गया, जंगल का विनाश कारण माना गया, या और नदियां सूख गई ये भी कारण माना गया। तो नदी सूख गया, जंगल का विनाश हो गया, ईंधन का कमी हो गया, चारागाह समाप्त हो गया, बाढ़ आ गई होगी। इतना सारा पुरातत्वविदों ने अनुमान के हिसाब से किया कि इनमें से कोई एक काम या दो काम हुआ होगा, इसी की वजह से हड़प्पा सभ्यता के लोग अचानक शहरों को छोड़ के कहीं चले गए। आगे देखिए, आगे है आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 वर्ष बाद नए नगरों का विकास हुआ। तो ये कहानी है हड़प्पा सभ्यता का, ये अंत का कहानी है। तो अंत में जो हड़प्पा सभ्यता को लोग छोड़ के जाने लगा, तो 1400 वर्ष के बाद नए नगरों का विकास हुआ। अब इतने लंबा जो समय है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। चलिए, अब तो यहां से क्या है, यहां से ना एमसीक्यू क्वेश्चन है। यहां से क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। वैसे एमसीक्यू हम नहीं करवा रहे हैं अभी साथ में, इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सेकंड पार्ट में तुरंत लेकर आ रहे हैं कि जितना पढ़ाएं अभी तक, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या पूछा है या तो क्या क्या पूछता है, ठीक है, और क्या क्या संभावना है कि आगे पूछेगा। तो ट्रेंडिंग टॉपिक को ही पकड़िए। इतना बड़ा सिलेबस है तो डीपली तो पूछेगा नहीं। डीपली का मतलब क्या है कि इतना बड़ा सिलेबस है ना कि हर एक से ट्रेंडिंग टॉपिक पूछेगा तो क्वेश्चन देने से ज्यादा हो जाएगा। तो हमको क्या पढ़ना है, ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना है, हर एक चैप्टर का ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना है, ठीक। तो यहां पर अगर हम करवा देंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखिए, आज सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सीखिए। और ध्यान रखिए, अगर आपको ना रियलिटी में पढ़ना है और पास होना है तो पेड क्लासेस का बहुत ज़्यादा कोई चक्कर नहीं कि पेड क्लास में ही लोग पास होंगे। आप यहाँ से पास हो सकते हैं, बस जरूरत है नोट्स बनाने का। आप जो पढ़े, हम इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल दे रहे हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है आइडियल सीट यानी सीटेट एकेडमी, ठीक है, आइडियल सीटेट एकेडमी। इसको सर्च करेंगे अपने आप, ठीक है, इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो ना वो चैनल दिखेगा, ठीक है। और नहीं भी तो हम लिंक डाल ही देंगे, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप जा सकते हैं। तो टेलीग्राम जुड़ने से ये होगा कि इसका पीडीएफ जो अभी तक पढ़ाए हैं या आपका मोबाइल में चला जाएगा, आप अपने से डाउनलोड कर लें और उसी के अनुसार जो हम जो पीडीएफ भेजे ना, जो हम पढ़ाए हैं तो हम जो पढ़ाए हैं पीडीएफ में, वही पीडीएफ आप फिर से देखेंगे तो आपको रिवीजन होते चले जाएगा कि क्या क्या पढ़े थे। उसी के अनुसार आप नोट्स बना लें। अब जब नोट्स बना लेंगे तो ये जो है ना, ये बहुत आसान हो जाएगा। ये कितना आसान होगा थोड़ा सा समझिए। ये जो है प्रश्न जो एनसीईआरटी पूछा है, कई बार पूछा है। क्या पूछा, सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्राचीन सभ्यता था। ये क्या बोल रहा है, कथनों पर विचार करें तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन सभ्यता थी, हाँ कि नहीं? जी एकदम, जो भी पढ़ाए हैं। अभी हाँ क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यही चीज लिखा गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद यहाँ क्या है, यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। ये दोनों तो राइट स्टेटमेंट है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता और ये यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता था। तो अब क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य तो दोनों है, तो दोनों सत्य है ना, तो ना ये ना बी, मतलब चौथा हम टिक लगाएंगे। मतलब यहां पूछता है कि कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य ए और बी होता है। कौन सा कथन असत्य है, तो दोनों असत्य, मतलब दोनों जो है ये सत्य है, तो दोनों सत्य, तो ना ये असत्य है ना बी असत्य। तो इस तरह का क्वेश्चन अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट के साथ नोट्स करें और इसका वीडियो हम आपको तुरंत दे रहे हैं। इंग्लिश भी आपको मिल ही रहा होगा, तो इंग्लिश का भी आप नोट्स करें। थोड़े
थोड़ा ठीक से पढ़। जैक जो सिलेबस लाया है इसका क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं फिलहाल, लेकिन जहाँ तक संभावना है सिलेबस कुछ भी हो, लेकिन हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पाषाण काल, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। या तो वहाँ पढ़ें सिलेबस चेंज के बाद पढ़ें, या तो नया सिलेबस में पढ़ें। तो नया सिलेबस में हड़प्पा भी है, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म भी है, पाषाण काल भी है, तो जो है उसको हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका नोट्स करें फिलहाल। जय हिंद।